नमस्ते छात्र मित्रों, हिंदी ऑनलाइन तासिका में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक हिंदी सुलभ भारती की कविता फूल और कांटे का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। हम इस कविता का सुर लय के साथ में गायन वाचन करेंगे और साथ ही इसके सरल अर्थ को भी जानेंगे। परंतु कविता आरंभ करने से पूर्व हम कवि का परिचय जान लेते हैं। कवि का परिचय इस प्रकार है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। इनकी मृत्यु 16 मार्च 1947 को निजामाबाद में ही हुई थी। इन्होंने कई रचनाएं रची हैं। उनमें से इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अध खिला फूल, प्रेम कांता आदि। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। मूर्धन्य का अर्थ होता है सर्वोच्च स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ हैं। आज की हमारी प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। दोस्तों, मनुष्य की पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है। उसके अच्छे कर्म ही उसे सफलता के शिखर पर ले जाते हैं और वह लोगों के दिलों में राज करता है। अर्थात मनुष्य महान कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं बनता बल्कि अपने महान और श्रेष्ठ कर्मों से बड़ा बनता है। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के परिचय के बाद आइए अब हम उन्हीं के द्वारा लिखी गई कविता फूल और कांटे का गायन वाचन करते हैं। तो चलिए बच्चों। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। भौर का है वेद देता श्याम तन। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला।
निज सुगंध और निराले रंग से, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता। एक ही सी चांदनी है डालता, एक ही सी चांदनी है डालता। आइए अब हम कविता के हर एक पद का सरल अर्थ बारी बारी से जान लेते हैं। यहाँ पर पहला पद दिया गया है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता। इस पद में कवि के अनुसार फूल और कांटे का जन्म एक ही जगह होता है। एक ही पौधा दोनों का भरण पोषण भी करता है। रात में उन पर चांद चमकता है और चांद अपनी समान रूप से उन पर अपनी चांदनी भी बिखेरता है। कविता का दूसरा पद है मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि बादल फूल और कांटे पर समान रूप से अपना जल बरसाता है। हवाएं उन दोनों पर एक जैसी ही बहती हैं। इस तरह एक ही परिवेश में बढ़ने वाले ये दोनों फिर भी एक जैसे नहीं होते। दोनों का व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। तीसरा पद है छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता श्यामतन। इन पंक्तियों में वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ या सुंदर। वसन का अर्थ है वस्त्र या कपड़े। वेद का मतलब होता है छेदना। कवि कहते हैं कि कांटा किसी की उंगलियां छेद कर लहूलुहान कर देता है तो किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। प्यारी प्यारी तितलियों के पंख कतर देता है तो कभी भौरे के श्यामल शरीर को भी छेद कर घायल कर देता है। कविता का चौथा पद इस प्रकार है फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। यहाँ पर अनूठा का अर्थ होता है अनोखा या अद्भुत। जी का मतलब होता है मन। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि फूल कांटे के बिल्कुल विपरीत होता है। वह तितलियों को अपनी गोद में लेता है और भौरे को अपना मधुर रस अर्थात शहद पिलाता है। वह अपनी सुगंध और सुंदर आकर्षक रंग से सभी को खुशी प्रदान करता है। कविता का अंतिम पांचवा पद
है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यहाँ पर सोहना का अर्थ होता है शोभा देना, सुर का मतलब है देवता, शीस का अर्थ होता है सिर और कसर का मतलब होता है कमी। कवि कहते हैं कि एक कांटा है जो सबकी आंखों में खटकता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, जबकि दूसरा फूल है जो सबको अच्छा लगता है और देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। अगर खुद में बड़प्पन न हो तो कुल की बड़ाई काम नहीं आती, अर्थात कर्म ही हमें श्रेष्ठत्व दिलाता है। इस प्रकार कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की द्वारा रचित कविता फूल और कांटे में हमने देखा कि एक ही पौधे पर फूल और कांटे दोनों होते हैं, लेकिन फूल अपनी कोमलता, सुंदरता और परोपकारिता के कारण श्रेष्ठ बन जाता है और कांटा दूसरों को केवल दर्द देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भी फूलों की तरह लोगों के जीवन में सुख सौरभ भर देना है, ना कि कांटों की तरह दुख दर्द। फूल और कांटे इस कविता के माध्यम से कवि भी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए तथा अपने अच्छे कर्मों से सबके मन को आनंदित रखना चाहिए। मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। फूल और कांटे इस कविता के यहाँ पर शब्दार्थ हैं। आइए हम उन्हें देखते हैं। मेघ बादल, वर श्रेष्ठ या सुंदर, वसन वस्त्र या कपड़ा, श्याम सांवला, तन शरीर, अनूठा निराला, अनोखा या अद्भुत, जी मन, सोहना शोभा देना, वेद छेदना, भौर भंवरा, सुर देवता ईश्वर या भगवान, शीस सिर या शीश, कसर कमी, निज अपना, कुल वंश या परिवार। देखिए मुहावरे और उनके अर्थ यहाँ पर हैं। पहला है आँखों में खटकना, बिल्कुल अच्छा न लगना। दूसरा शीश पर सोहना, बहुत सुंदर लगना। तीसरा है जी की कली खिलना, अत्यधिक प्रसन्न होना या खुश होना। यहाँ पर कुछ समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द दिए गए हैं। आइए सबसे पहले हम समानार्थी शब्दों को देख लेते हैं। पुष्प फूल, जल पानी, चंद्रमा चांद, शरीर तन, मेघ बादल, हवा पवन, सिर शीश। देखिए अब विरुद्धार्थी शब्दों को। रात दिन, मान अपमान, छोटा बड़ा, एक अनेक, उदय अस्त, सुगंध दुर्गंध, कांटा फूल। उम्मीद करती हूँ कि फूल और कांटे यह कविता आपने अच्छी तरह से रस ग्रहण कर ली है। आप सभी इस कविता को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।